नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष गर्दनी बाग में मौजूद हूँ और अब बता दूँ मैं आपको कि बच्चे अब यहाँ पे जो छात्र हैं वो अब समझ चुके हैं कि टैक्टिकल वार बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि नहले को दहला देना, तब वही बीपीएससी का जवाब अब ये जो बच्चे हैं वो अब देंगे आरटीआई के थ्रू। जी हाँ, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा और इनकी जुबानी सुनेंगे। सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे, क्या अब आगे का फर्दर प्रोसेस क्या है आप लोग का? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 7 दिनों से जो हमारा आंदोलन का स्वरूप है वो बिल्कुल संरचनात्मक स्वरूप है। वो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज लगभग 71वां दिन कंप्लीट हो गया है हम लोगों का। और अब आगे की रणनीति ये है कि हम लोग, देखिए, लोकतंत्र में जब से सूचना का अधिकार आया है, आपको याद होगा 2005-6 में आया था ये सूचना का अधिकार, तब से जो है जो जनता का जो है शक्ति है, जो जनशक्ति है वो काफ़ी बड़ी है। क्योंकि पहले जो है कोई भी सूचना जो है वो जनसामान्य के सामने पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती थी। वो जो सरकार सूचनाएं देती थी वही आ पाती थी। अब क्या है कि जनता को अधिकार है, किसी प्रकार की सूचनाएं वो ले सकती है, वो ले सकती है, जनता सूचना ले सकती है। कुछ सूचनाएं जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री कार्यालय संबंधी सूचना है, न्यूक्लियर पावर संबंधी सूचना है, वो नहीं आती है। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट का जितना ये है सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन, वो आएगा। तो हम लोग इसी सिलसिले में जो है वो देखिए होता क्या है, बीपीएससी जो है अपना पब्लिक जो ईयरली रिपोर्ट है वो पब्लिक में आज नहीं रखती है। वो हम एक टेंडर देखा था हमने बीपीएससी का, जिसमें 200 जो ईयरली रिपोर्ट है उसका छापने का टेंडर है, लेकिन किसको किसको मिला है हम लोग अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ जनप्रतिनिधि से हम लोग मिले, विशेष करके संदीप जी से जब हम लोग मिले तो संदीप जी के पास भी वो नहीं है। तो हम लोग ईयरली रिपोर्ट के लिए मतलब एक पूरा का पूरा ये मोमेंट ही चलेगा, पूरा का पूरा कैंपेन ही चलेगा। तो ईयरली रिपोर्ट पहला हो गया। और डिमांड देख रहे हैं छात्रों को बीपीएससी ज़्यादा कर रही है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में जितने एग्जाम हुए, 15 वर्षों में जितने एग्जाम हुए, 20 वर्षों में जितने एग्जाम हुए, उनमें कितने छात्रों को डिवाइड किया गया। दूसरा सूचना होगा। तीसरा सूचना ये होगा कि बजटिंग आपका कितना रहता है। ये जो है किसी भी लोक सेवा आयोग में 600 रुपया नहीं है। और कंबाइन एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद आप क्या करते हैं, CDPO का अलग से लेते हैं, और जो है आपका जो फाइनेंस सर्विस है उसका आप अलग से लेते हैं। तो कुल मिला के 1200 रुपये तो अलग से ले ही रहे हैं आप। इतना ज़्यादा परीक्षा शुल्क किसी भी लोक सेवा आयोग में नहीं है। तो जब इतनी ज़्यादा शुल्क जा रहा है आयोग में, तो उसका एक्सपेंडिचर किन किन मदों में किया जा रहा है ये भी जानना जरूरी है। तीसरा बात कि जो भी लोक सेवाएँ परीक्षा आयोजित करवाती है वो एक तरह से पब्लिक कन्वीनियंस भी देखती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह को भी या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी पत्र लिखा जाता है कि हमारी परीक्षाएँ चल रही है, उस परीक्षाएँ में जो आप सपोर्ट दीजिए हमारा। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ये भी सूचनाएं मांगने का प्रयास करेंगे कि कितना बार कॉरेस्पोंडेंस किया गया। और जैसे एक बिंदु ये भी रहेगा कि देखिए, जो बीपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति है उसका इन्विटेशन आता है, फॉर्म इन्वाइट किया जाता है। लेकिन बिहार में कहीं देखिएगा फॉर्म इन्वाइट नहीं होता है, वो डायरेक्ट नियुक्ति हो जाती है। तो एक ये भी रहेगा। कुल मिला के ये भी रहेगा कि कौन अधिकारी जो है, जैसे अधिकारी कितने दिन तक रहें। जैसे क्या कि एक समान नियम है कि 2 साल से ज़्यादा जो है पदस्थापन नहीं हो सकता है सचिव वगैरह का। अब देख रहे हैं एक सचिव पहले अमरिंदर राव थे, वो 12 साल रखे गए, ठीक है। अभी कुंदन कुमार जी हैं, वो पता नहीं कितना दिन रहेंगे वो। तो ये भी सूचनाएं ली जाएंगी। और इस तरह की तमाम सूचनाएं जो वैसी सूचना जो हम लोगों को प्रभावित कर रही है। एक सूचना है तो ये भी हम मांगेंगे हम लोग कि अभी तक केस पे आपने कितना खर्च किया है। जो लिटिगेशन में गया, जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, बीपीएससी ने रिप्रेजेंट किया अपने AOR को, उसमें कितना खर्च किया, कितना पब्लिक का पैसा उसमें खर्च किया है। क्या कि देखिए, बीपीएससी क्या काम है, परीक्षा आयोजित करवाना, नियुक्ति करवाना। अब ये क्या हो गया कि पहले फॉर्म लीजिए, फॉर्म इन्वाइट कीजिए, फिर कोर्ट जाइए, फिर सड़कों पे मारपीट खाइए, फिर जैसे तैसे एग्जाम होगा। तो उसमें भी तो पब्लिक पैसा खर्च होता है। और ये भी कि 144 जो लगा हुआ है, कौन लगाया हुआ 144, कौन आदेश दे रहा है। लगातार लाठीचार्ज जो हुई उस समय बीपीएससी का आगे में, उसको कौन लाठीचार्ज कर रहा था। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। इवन जो है आपका ऑडिट हो रहा है कि नहीं, बजट कितना है, ये सब भी चीज़ें मतलब एक प्रकार की सभी सूचनाएं जितने सूचनाओं को आप लोग अब एक जगह रखना चाहते हैं और बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं। बता दूं, बम भाई हैं और इनका योगदान बहुत बड़ा रहा। कहा जाता है कि जिस तरह से पौधे को यूरिया की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस आंदोलन में यूरिया की भूमिका निभा रहे हैं। क्या कहिएगा, आगे का फर्दर डेवलपमेंट क्या है? आगे का यही कि 4 तारीख का हम लोग वेट कर रहे हैं। और आज जो एक रणनीति बन रहा है क्या क्या करनी चाहिए री एग्ज़ाम को लेकर, 4 को अगर हम लोग को हाई कोर्ट से मिली तो मिली। तो जैसे नीतीश भैया बताए
कि हम लोग तो जन सूचना का अधिकार जो वो तो मांगेंगे ही मांगे, और सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए लीगल तरह से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, मतलब यहाँ से अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उसके लिए जो काम होनी चाहिए उस पर काम चल रहा है सब लीगल तरीक़ा से। और तीसरा ये कि बीच में हम लोग एक बार फिर से अपना समर्थन मांगने के लिए हर जगह सभी टीचर को बोला गया कि आप गर्दनी बाग के समर्थन में आइए, और री एग्ज़ाम होके रहेगा। आज 71वां दिन हुआ और 4 तारीख का वेट हम लोग बहुत बेसब्री से कर रहे हैं कि कोर्ट पे भरोसा भी है कि इतने दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, री एग्ज़ाम होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं मानेंगे, स्केलिंग का बात हम नहीं करेंगे। आप किस तरीक़ा से इस जो एग्ज़ाम को ले लिए कंडक्ट करवाने के बाद जो रिजल्ट दिए हैं 20%, 6%, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, और री एग्ज़ाम होनी चाहिए। देखिए री एग्ज़ाम होनी चाहिए। हाँ बोलिए। जो ब्रजेश जी का जो PIL है उसमें 25 से पहले इनको रिप्लाई फाइल करना था, अभी तक कोई रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है। तो मान चलिए आपके पास आप जो अवैध रूप से नियुक्त हुए हैं तो पहले सोच लेना था, आपको बायोलॉजी पता होना चाहिए। आप भी तो IAS पढ़ के आए हैं वहाँ से, लवासना से, आप संविधान को पढ़े होंगे, हर एक बायोलॉजी को पढ़े होंगे। आपको पता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसमें जो है अध्यक्ष के रूप में वही नियुक्त होगा जो चारित्र से मजबूत हो, जो स्वच्छ छवि वाला हो। एक तो वहाँ फाइल नहीं हुआ है, और जैसा इन लोगों को लग रहा है कि नहीं एक जो है जनरल टाइप का ये होता है प्रोसेस है, तो वो जनरल प्रोसेस नहीं है। बातें चल रही है दिल्ली उल्ली में, पेपर ऊपर में हम लोग पढ़ रहे थे कि हो सकता है DOPT को अप्रोच किया जा सकता है इस मामले में, DOPT से भी अप्रोच किया सकता है। हो सकता है कि कैग जो है कैग ऑडिट कर दे, वो लोग कैग को भी जो है मतलब कैग को भी सुप्रीम कोर्ट वो प्रेयर लगाए हुए हैं कि कैग जो है ऑडिट करे BPSC का। तो बहुत सारा अब क्या है कि मेरा देखिए सभी लोगों का मानना है, मैं बहुत दिनों से परीक्षा दे रहा हूँ, बहुत लोग दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल फेल्योर BPSC में है। कोई भी एग्ज़ाम बिना लिटिगेशन के क्लियर नहीं हो पा रहा है। और अब PT में देखिए हर एक बार 10 को 12 क्वेश्चन गलत रहता है। मैं तो बोलूँगा कि 62 में जो जन्मा है वो इतना बड़ा पनौती है, समझ रहे होंगे, जो 62 में जन्मे हैं वो समझ गए होंगे कि 62 में जो जन्मा है वो इतना बड़ा पनौती है कि इंडिया को हरा दिया चाइना से। तो वही जो है लगा हुआ है छात्रों को हराने में भी। इंटरनल बात है, बात तो बोलूँगा नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि 62 में कौन जन्मा है। हाँ देखिए इनका सारा सूचना हम लोग के पास है, ठीक है। DOPT पे हर एक IAS अधिकारी का सूचना रहता है। जिस तरह से ये बोलते हैं आदरणीय परमार जी, ठीक है, वो जब बोलते हैं कि जो है हम गर्दनी बाग के सभी चेहरों का जो है सूचना एकत्रित किए हुए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका भी सूचना और उनके अधिकारियों का भी सूचना हम लोग के पास में है। तो कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, किस पे कितना एलिगेशन है, कितना किस पे चार्जशीट है, किसका अवैध रूप में नियुक्त हुआ है, सब सूचना हम लोग के पास में है। तो सीधा मानना ये था कि जब गलती कर दी BPSC ने तो री एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए था। इसको तो ईगो का विषय बनाना ही नहीं था। बहुत बड़ा बात है कि ईगो का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए था। सोच सकते हैं कि बिहार के आन मान शान पे किसी एक आदमी का ईगो बहुत भारी हो चुका है। किसी एक आदमी का ईगो इतना भारी हो चुका है जिससे कि बच्चे आज 71 दिन से, मैं बता दूं कि देखिए पोस्टर बॉय हैं, मैं बता दूं कि तिरंगा लहराने में इन्होंने ही वाटर कैनन के सामने उस अराजकता के सामने लाठी खाते हुए तिरंगा लहराए थे। सबसे पहले स्वागत है भैया। तो ये बताइए अब क्या कहना चाहते हैं मनु परमार को? उनको कुछ कहना ही बेकार है, वो सुनने लायक है ही नहीं। वो उनको कुछ कहना यानी अपने आप को कहना होता है। अच्छा हाँ, तो इससे बढ़िया उनको कुछ ना ही कहा जाए तो अच्छा है। उनको कुछ ना कहा, कुछ ना कहा, अब बेकार हो गए। अब गिरे हुए जो है गर्त में गए हुए इंसान को क्या बोला जाए, कुछ नहीं बोला जा सकता है। भले कहा जाता है ना ऊंचे कुल में वो जो है ऊंचा पदवी ले लिया है। एक श्लोक है, रूपी यौवन संपन्ना विशाल कुल वसंभवा निर्गंधा विद्याहीना ना सोवंते निर्गंधा एव किंसुका। वो किंसुक के फूल, किंसुक समझते हैं, पलाश के फूल के समान है। बड़े कुल में पैदा ले लिए, बड़े उपाधि ले लिए, कुल में जन्मा करनी ऊंच ना हो। ज्ञान व्यान कुछ है नहीं, बैठ गए हैं एकदम वही पलाश के फूल के समान है। उन्हें कुछ कहना ही बेकार है। चलिए हमारे साथ और भी भाई हैं, हम जिनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? BPSC को क्या कहिएगा? BPSC से तो अब कुछ कहना नहीं है। वो तो पहले से बेशर्म हो चुकी है। 4 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है। हम लोग उस पर उम्मीद रखे हुए हैं कि कोर्ट सुनवाई करे प्रॉपर बढ़िया से, और एविडेंस हमारे पास है ही। बिना एविडेंस दिए भी प्रॉपर एविडेंस है ना, क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम लेना अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन का ही साफ उल्लंघन है। और ये कोर्ट का ही दायित्व है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जब कोई उल्लंघन करता है तो
तो उसकी निगरानी करे और उसको सही रास्ते पर लाए।